हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से चल रही होगी। एंजॉय कर रहे होंगे स्टडी को। ऐसे ही दोस्तों एंजॉय करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एक दिन निश्चित तौर से कुछ अच्छा होगा। इस आशा और इस विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस समय CSET के जितने पार्ट हैं ऑलमोस्ट हिंदी, रीजनिंग, मैथ सभी की क्लासेस देख रहे हैं। साथ ही साथ आर्ट एंड कल्चर की भी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। कुछ ही दिनों में हम लोगों की ज्योग्राफी की भी क्लास, इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट होने जा रही है। तो लगभग करीब में आप लोगों को सारे वीडियोस मिल रहे हैं और बहुत सारे वीडियोस हम लोगों के पहले से हैं। अगर चाहें आप तो प्लेलिस्ट में जा करके आप देख सकते हैं उन वीडियोज़ को और अच्छी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और एक अपनी जो समझ सब्जेक्ट पे जो एक पकड़ है वो आपकी ठीक ठाक बन सकती है। आइए बहरहाल अपने हिंदी सब्जेक्ट पे आते हैं। हिंदी जो हमारा सब्जेक्ट है जिस पे हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने देखा है कि शब्द और पद के भेद के बारे में हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने पदों के जो भेद होते हैं, 4 प्रकार के जो भेद हैं मूल रूप से, तो उनकी डिटेल हम लोग कर रहे हैं। जिनमें से हम लोगों ने देखा है संज्ञा, सर्वनाम और इसके बाद हम लोगों ने देखा विशेषण, और जो पढ़ा है विशेषण है, क्रिया है और इसके बाद अवयव, यानी 5 प्रकार के भेद हैं। मूल रूप से 4 ही इसमें देखने को मिलते हैं, जिनमें आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ही मूल रूप से देखने को मिलती हैं। तो एक एक की डिटेल हम लोग इसकी कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने संज्ञा की डिटेल अभी तक कर रखी है। संज्ञा में हम लोगों ने देखा कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है और अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। उनकी डिटेल हम लोगों ने की, जिनमें से हम लोगों ने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञाओं के बारे में देखा और इसके अलावा जो है द्रव्यवाचक संज्ञा, हमारी समूहवाचक संज्ञा, कुल 5 प्रकार की जो संज्ञाएं हैं उनके बारे में डिटेल हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं इससे, उसकी डिटेल हम लोगों ने की, इसके अगले वीडियो में भी देखा। अब हम लोग देख रहे हैं संज्ञा की जो डिटेल कर रहे हैं बच्चों, और उसमें से हम लोग देख रहे हैं संज्ञा में किनका प्रभाव पड़ता है, यानी कि संज्ञा का रूप परिवर्तन होता है किसके आधार पर, तो लिंग, वचन और कारक के आधार पर संज्ञा में परिवर्तन होता है, संज्ञा के रूप स्वरूप में परिवर्तन होता दिखाई देता है। तो हम लोग देख रहे थे कि संज्ञा का रूप परिवर्तन लिंग, वचन और कारक के आधार पर किस प्रकार से होता है, जिनमें हम लोगों ने जो है लिंग के भेद देख लिए, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द किन्हें कहते हैं, एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है वो देख लिया हम लोगों ने। वचन के बारे में भी थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट बात थी वो हम लोगों ने देख ली। और अब हम लोग कारक के बारे में आ रहे हैं। कारक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है, जिससे कि क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं एग्जाम में, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। आइए इसको देखते हैं, कुछ समझते हैं। कारक कितने प्रकार के होते हैं वो आपको देखना होगा। तो 8 प्रकार के जो कारक हमारे होते हैं, कारकों के क्या चिन्ह होते हैं उनके बारे में देखेंगे और कारकों के पहचानने की क्या विधि है उसके बारे में भी देखेंगे, और किस तरह के जो है सेंटेंस में, वाक्य में कौन सा कारक है, किस तरह से पहचानने का प्रयास करेंगे। ये तमाम सारी चीज़ें हम लोग कारक के बारे में आज देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को और समझने का बारीकी से प्रयास करते हैं कि कारकों के प्रकार, कितने प्रकार के कारक एक्चुअल में हैं हमारे। तो देखिए, कारक जो हमारे हैं वो कुल टोटल रूप से आपको 8 प्रकार के कारक यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, जो कि पहला कारक हमारा है कर्ता कारक, दूसरा हमारा कर्म कारक है, तीसरा हमारा करण कारक है, चौथा हमारा संप्रदान कारक है, 5वां हमारा अपादान है, 6ठा हमारा संबंध है, 7वां अधिकरण है और 8वां जो है संबोधन है। कुल 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं। इन कारक चिन्हों के आधार पर 8 प्रकार से जो है कारकों को विभक्त किया गया है। इनके नामकरण भी किए गए हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, संबोधन, अधिकरण और संबोधन। ठीक है, ये टोटल 8 प्रकार के कारक होते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है क्या, कि पहली चीज़ तो आपको मालूम होना चाहिए कारक कितने प्रकार के होते हैं। तो 8 प्रकार के कारक होते हैं। ये क्वेश्चन यहीं से बनना शुरू हो जाता है सीधे से, और जैसे धीरे धीरे ये सबसे बेसिक क्वेश्चन इसका बनेगा, कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा कारक चिन्ह किस कारक का है। तो इसका चिन्ह, इसको पढ़ने के लिए अगर आप देखेंगे तो बहुत बचपन से ही आप पढ़ते आए हैं, बहुत सारे बच्चों को याद होगा। तो इसका फार्मूला जो होता है, किसका कौन सा चिन्ह होता है, तो कर्ता का कौन सा चिन्ह, कारक चिन्ह कौन सा होता है, ने। तो कर्ता ने कर्म को, कर्म का कारक चिन्ह को होता है, करण का कारक चिन्ह से या के द्वारा होता है, संप्रदान का जो चिन्ह होता है को के लिए होता है, अपादान का जो चिन्ह होता है वो से होता है, लेकिन यहाँ पर से एक दूर होने वाला है, बिछड़ने वाला से होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कारण में, जो करण कारक में यहाँ से जो जुड़ने की बात करता है, यहाँ बिछड़ने की बात नहीं होती है, यहाँ संबंध की बात होती है। ठीक है, तो अपादान वाले से में दूर होने की बात होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में आता है क्वेश्चन इससे। संबंध कारक में काके, की, नाने, नी, रारे, री के जो कारक चिन्ह उसमें मौजूद होते हैं, और अधिकरण में पर होता है,
और संबोधन में हे, रे इस तरह के शब्द आते हैं, अर्जी, बे इस तरह के शब्द आते हैं संबोधन वाले शब्द। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं कर्ता ने, कारक चिन्ह में देखिए कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध काके की नानेनी रारेरी अधिकरण में पर और संबोधन में अरे, हे इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये संबंध है, तो आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा। और जो बच्चे नए हैं, पहली बार इसको पढ़ रहे हैं, तो ये एग्जाम का बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है बच्चों, तो हमेशा ध्यान रहिए। कर्ता का जो कारक चिन्ह होता है वो ने होगा। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध में काके की नानेनी रारेरी अधिकरण में पर होता है और संबोधन में हे, रे या अर्जी या बे इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो कारक चिन्ह हो गए। कारकों के आधार पर हम जो है किसी सेंटेंस को देख करके बता देंगे कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। लेकिन कभी कभी बच्चों ये कारक चिन्ह दिखाई नहीं देते, लुप्त रहते हैं कारक चिन्ह। उस स्थिति में हम कैसे पहचानेंगे कि एक्चुअल में इसमें कौन से कारक चिन्ह लगे हुए हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है। जब लगा होगा तब तो हम इसको पढ़ करके बता देंगे कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन अगर ये ना लगा हुआ हो कारक चिन्ह, यानी कारक चिन्ह का लोप हो, यानी दिखाई न दे रहा हो स्पष्ट रूप से, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो उसका हम लोग क्लासिफिकेशन इस आधार पर करेंगे कि उसमें इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी, इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी, मतलब यानी ये कारक चिन्ह उसमें छुपा होगा, दिख नहीं रहा होगा, कारक चिन्ह छुपा होगा। तो थोड़ा उसको समझते हैं कि कर्ता, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कर्ता कारक अगर है, तो कर्ता कारक में अगर देखेंगे तो इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो क्रिया को जो संपन्न करने वाला होता है, कोई कार्य हो रहा होगा, उसको जो कंप्लीट करेगा, कार्य को पूर्ण करेगा जो, वह कौन सा कारक हो जाएगा? उसमें कौन सा कारक होगा? कोई कार्य है और उसमें कर्ता उस कार्य को कंप्लीट कर रहा है, तो कौन सा कारक हो जाएगा बच्चों? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, यानी ने होगा, उसमें कोई चीज होगी, कोई सेंटेंस होगा जिसमें कर्ता कार्य को कंप्लीट कर रहा है। तो राम ने रावण को मारा, तो किसने कंप्लीट किया काम को? राम ने कंप्लीट किया ना काम को। राम ने रावण को मारा, तो कंप्लीट जो कार्य कर रहा है, यानी कर्ता कार्य को अगर कंप्लीट कर रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है कर्ता के द्वारा संपन्न हो रहा है कार्य, ठीक है, तो वहां पर कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्ता मतलब जैसे राम ने श्याम को मारा, तो किसने किसको मारा भाई? राम ने। काम का संपादन किसने किया? राम ने किया। ठीक है, राम यहाँ पर कार्य को संपादित करने वाले हो, तो जहां पर कारक चिन्ह छुपा भी हो लेकिन संपादन उसी के द्वारा हो रहा हो, कर्ता के द्वारा कार्य का कंप्लीट किया जा रहा हो, कार्य को पूर्ण किया जा रहा हो कर्ता के द्वारा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? आपका कर्ता कारक हो जाएगा। इसके उदाहरण के बारे में पहले सवाल के हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, अब कर्ता कारक में देखिए, जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने यहाँ पर कारक चिन्ह मिल गया, राम ने रावण को मारा, यानी कंप्लीट करने वाला कार्य कौन कर रहा है? कर्ता कर रहे हैं, और ने इसमें लगा हुआ है आपका कारक चिन्ह, तो ये आपका कर्ता कारक हो गया। लेकिन मान लो अगर जैसे लिखा वह हंसा, वह हंसा, कौन हंसा? कोई व्यक्ति है, वह हंसा, यानी कि उसने, जो व्यक्ति है उसने कार्य को संपादित किया, ने किया, किसने? वह जो व्यक्ति है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वह हंसा, वह कोई व्यक्ति होगा, और हंसने का कार्य संपादित कौन कर रहा है? वह व्यक्ति कर रहा है। इस नाते वहां पे कौन सा कारक हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। अब इसकी और डिटेल भी बताते हैं आपको, जैसे वह फल खाता है, तो वह फल खाता है, यहाँ पे ने कारक तो है नहीं, वह मतलब कोई व्यक्ति होगा जो कि कर्ता होगा, वही फल खाता है। ठीक है, यानी कि वही व्यक्ति ही तो फल खाता है, तो कार्य का, फल खाने का कार्य का संपादन कौन कर रहा है? जो करता है। इस नाते वहां पर कर्ता कारक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन है, वह फल खाएगा, वह फल खाएगा, कौन खाएगा? जो व्यक्ति है, जो करता है, वह फल को खाएगा। इस नाते वहां पर क्या हो जाएगा? कर्ता कारक होगा। अब थोड़ा और चीज जानते हैं कर्ता कारक के बारे में। तो यहां पर अब सवाल देख रही है, जैसे इसमें वह फल खाता है, वह फल खाएगा, वह हंसा, ये सब जो कारक, इसमें कारक चिन्ह कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कर्ता कारक, इसमें कर्ता कारक छुपा हुआ है। तो जरा इसके लिए आप परिभाषा समझ लीजिए इसकी, कि कर्ता कारक में अगर कोई सेंटेंस है और उसमें अकर्मक क्रिया है, वह क्रिया अकर्मक है, ठीक है, बिना कर्म के साथ वाली क्रिया है, तो वहां पर, और वो जो है, एक तो ये भी जान लीजिए कि ये कर्ता कारक जो ने वाला शब्द है वो हमेशा भूतकाल में यूज होगा। ठीक है, हमेशा क्या? पास्ट की बात बताएगा, वर्तमान काल में, यानी कार्य संपादन। राम ने रावण को मार दिया है,
ये काम राम ने रावण को मारा, यानी कि कार्य क्या संपादित हो चुका है ना, कंप्लीट हो चुका है। तो ये जब भी कर्ता कारक, जब भी जो कर्ता कारक जिसमें होगा, जिस वाक्य में, वह कार्य संपादित हो चुका होगा, यानी वो भूतकाल का सेंटेंस होगा, पास्ट का सेंटेंस मोस्टली होगा, ठीक है, यानी कार्य वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, या वो कार्य कंप्लीट करेगा, इस तरह के सेंस में आप देखेंगे। तो मोस्टली जहां ने कारक होगा वहां ने कारक में कार्य का संपादन यानी पास्ट टेंस में ही वो सेंटेंस होगा, ठीक है। लेकिन यहां पर और भी चीजें जानिए, अगर मान लो किसी सेंटेंस में कोई सेंटेंस अकर्मक क्रिया है और वह सेंटेंस भूतकाल में है, भूतकाल में है और अकर्मक क्रिया है, ठीक है, जिसमें कर्म नहीं है, भूतकाल में है और अकर्मक क्रिया, जैसे मान लो ये शब्द है आपका हंस, वह हंसा, तो ये हंसा क्या, ये पुरानी बात है, हो गई, ये पास्ट की बात है, वह हंसा, तो इसमें क्या हंसा, कैसे हंसा, तो इसमें क्या हंसा, हंसना क्या है, क्रिया हो गई, वह हंसा यानी कोई व्यक्ति, यानी इसमें क्या है, इसमें कर्म है क्या, नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, वह हंसा, ठीक है। हंसना क्या हो गया, वह क्रिया हो गई ना, हंसना क्रिया हो गई, तो क्या हो गया, इसमें अकर्मक है, यानी ये अकर्मक क्रिया है, और यह भूतकाल की बात है, तो इसमें ने का कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि किन में कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं है। अगर कोई वाक्य है और वह अकर्मक वाक्य है, ठीक है, अकर्मक कार्य है, वाक्य है और पास्ट की मैंने भूतकाल में है, तो उसमें कारक चिन्ह नहीं लगेगा, उनमें कारक चिन्ह यानी कर्ता कारक चिन्ह यानी ने का प्रयोग नहीं होगा, कर्ता कारक चिन्ह ने जो है उसका प्रयोग नहीं होगा। कब, जब वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक है, अकर्मक क्रिया और सेंटेंस पास्ट टेंस में है, जैसे वह हंसा या पास्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है, किसी आप कोई बात कर रहे हैं कि जैसे ही मैंने कहा तैसे ही वह हंसा, ठीक है, और इस तरह के सेंस में जब आएंगे यानी कि पास्ट टेंस के सेंस की बात हो रही, तो वहां पर अकर्मक क्रिया हो, भूतकाल में हो, तो वहां ने कर्ता कारक नहीं लगता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, अगर सकर्मक क्रिया हो, सकर्मक क्रिया हो और वर्तमान काल में हो और या भविष्य काल में हो, वर्तमान काल या भविष्य काल में हो, और वह उसमें क्रिया के साथ कोई वाक्य हो, सकर्मक क्रिया हो, ठीक है, क्रिया सकर्मक हो, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, हमेशा ने कारक, कर्ता चिन्ह कारक इसमें भी लोप रहेगा। जैसे वह फल खाता है, ये कौन सा वाक्य हो गया, ये वर्तमान समय का हो गया, वह खाता है, खाना क्या हो गया, क्रिया हो गया, वह व्यक्ति मतलब कर्ता हो गया, ठीक है, वह फल खाता है, कौन फल, फल क्या हो गया, कर्म हो गया ना, तो इसमें क्या कर्म है ना, सकर्मक कर्म के साथ हो तो कर्म है इसमें, तो वह फल खाता है, वह फल खाता है यानी कि इसका मतलब उसने फल खाया, मतलब वह फल खाता है, वह फल खाता है का जो सेंस आपका बनेगा कि वह फल खाता है, यानी चाहे आप सेंटेंस में किसी में भी कह रहे हैं वर्तमान वह फल खाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या फल खाता है प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, सेंटेंस आपका हो रहा है, यानी वर्तमान काल में सेंटेंस है और सकर्मक क्रिया है, तो यहाँ कर्ता कारक चिन्ह ने नहीं लगेगा। तो भी मतलब इन वाक्यों में कर्ता कारक चिन्ह हमेशा जो ने है भी कर्ता कारक चिन्ह क्या ने है ना, तो ने कर्ता कारक चिन्ह नहीं लगा रहेगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा क्या, अगर सेंटेंस भविष्य काल में हो, ठीक है, और सकर्मक क्रिया हो, ठीक है, यानी कि उसमें उस वाक्य में क्रिया जो है सकर्मक कर्म के साथ हो, तो वहां पर भी कर्ता कारक चिन्ह यानी कि वर्तमान काल में और भविष्य काल में, वर्तमान काल और भविष्य काल में सकर्मक क्रिया होने पर, यानी कि सकर्मक क्रिया होने पर वहां पर क्या होता है, कारक चिन्ह ने का प्रयोग नहीं, कर्ता कारक ने का प्रयोग नहीं होगा, कर्ता कारक पहचान चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होगा। और क्या है, अगर अकर्मक क्रिया है और सेंटेंस भूतकाल में है, ठीक है, तो भी वहां पर ने का प्रयोग, कर्ता कारक चिन्ह ने का प्रयोग नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर अकर्मक क्रिया होने पर, ठीक है, और भूतकाल में सेंटेंस हो तो ने कर्ता कारक ढूंढेंगे नहीं, वहां मिलेगा नहीं आपको, वहां पे आप जान जाए कर्ता कारक नहीं उसमें लगा हुआ है। उसी तरह से अगर सकर्मक क्रिया वाला कोई वाक्य है और सेंटेंस जो है वर्तमान काल या भविष्य काल में है, तो उसमें कर्ता कारक ने भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए राम ने रावण को मारा, ये क्या है, देखिए राम ने रावण को मारा, मारा किसको मारा, राम ने रावण को, तो रावण क्या हो गए, यहाँ पर कर्म हो गए, ठीक है, मारना क्रिया हो गई, ठीक है। अब यहां पर देखिए ने कारक चिन्ह लगा हुआ है, मारा है, ये किस तरह के वाक्य में है, यानी कि इसमें सकर्मक क्रिया है, कर्म के साथ है ना। यहां पर देखिए राम ने रावण को मारा, तो रावण मारने की क्रिया हो रही है, किसको, कर्म, इसमें रावण हो गए, तो ये सेंटेंस देखिए कहाँ, ये वाला हो गया सकर्म के साथ है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सकर्म के साथ जब है तो ने कारक चिन्ह लगेगा। देखिए केवल लगता किसमें नहीं, वर्तमान में और भविष्य में नहीं लगता है, ये तो क्या पास्ट वाला है ना, मारा कार्य हो चुका है ना, तो पास्ट टेंस यानी कि ये कौन से वाले सेंटेंस का, यही सकर्मक क्रिया वाला सेंटेंस होगा ना। कहने का मतलब ऐसे समझिए कि अगर कोई सेंटेंस सकर्मक क्रिया का है
सकर्मक क्रिया का है तो वर्तमान और भविष्य में ने कारक चिन्ह नहीं होगा, पास्ट वाले में ने कारक चिन्ह लगेगा। और अगर कोई क्रिया अकर्मक है, क्रिया अकर्मक है और वह क्रिया भूतकाल में है तो ने नहीं लगेगा, यानी कि वर्तमान और भविष्य में अकर्मक क्रिया वाले वाक्य में ने कारक चिन्ह लगा रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझिएगा। इसमें क्या कहा है, अगर सकर्मक क्रिया है तो उसमें वर्तमान और भविष्य में कर्ता कारक ने का प्रयोग नहीं होगा, केवल और केवल सकर्मक क्रिया में भूतकाल में अगर वाक्य होगा तो ही उसमें कर्ता कारक ने का प्रयोग होगा। तो इतनी बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्रिया को संपन्न करने वाला जहाँ पर कोई वाक्य दिखे वहाँ पर क्या हो जाएगा, हमेशा कर्ता कारक। जैसे वह हंसा तो कौन हंसा, कोई व्यक्ति होगा, हंसने वाला कोई व्यक्ति होगा ना, इसका मतलब हंसने वाला कोई व्यक्ति है, वही हंसने का कार्य संपादित कौन कर रहा है, कोई व्यक्ति कर रहा है, तो कौन सा कारक, कर्ता कारक। ऐसे समझिएगा आप, हंसने वाला कोई ऐसे हंस देगा, कोई व्यक्ति तो होगा ना जिसने हंसने का कार्य संपादित किया, हंसने का कार्य कंप्लीट करने वाला कोई व्यक्ति है, इस नाते क्या क्रिया को संपन्न करने वाला कोई होता है ना कर्ता कारक में, तो वह हंसा यानी कौन हंसा, कोई व्यक्ति होगा वो हंसा, इसका मतलब कर्ता कारक। ठीक, उसी तरह से वह फल खाता है, वह फल यानी फल खाने वाला कार्य कौन करता है, कोई व्यक्ति करता है, तो इस नाते व्यक्ति कार्य को संपादित कर रहा है, कौन सा कार्य होगा, कारक होगा, कर्ता कारक हो जाएगा। उसी तरह से वह फल खाएगा, कौन फल खाएगा, कोई व्यक्ति होगा ना, कार्य को संपादित करेगा फल खाने के कार्य को। ठीक है, तो इस नाते कर्ता कारक हो जाएगा। अब कारक चिन्ह क्यों नहीं इसमें लगा हुआ है, क्योंकि मैंने इसको बताया कि इसमें क्या चीजें थी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों। अब कर्म कारक के बारे में देते हैं। कर्म कारक में क्या होता है, इसमें को इसका पहचान चिन्ह होता है। इसमें क्या होता है, क्रिया को प्रभावित करने वाला होता है। कौन होता है, यह क्रिया को प्रभावित करता है, यानी कर्म जो है क्रिया को प्रभावित करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, राम ने सांप को मारा। ठीक है, यहाँ पर को देखिए कह रहा है, यहाँ पर क्या कर्म, यानी कर्म है, क्या है, मारने का कर्म है ना, मारना। आप क्या कर रहे हैं, सांप है, कोई व्यक्ति है, सॉरी मारना क्रिया हो गई, सांप एक कर्म हो गया। ठीक है, तो क्या कर रहा है, मोहन ने सांप को मारा। ठीक है, तो यहां पर क्या, इसका क्या मतलब है, क्रिया से प्रभावित करने वाला, यानी कि देखिए जो कर्म होगा वह क्रिया से प्रभावित होगा। देखिए अगर कर्म जो है क्रिया से प्रभावित, किसी व्यक्ति की कोई क्रियाकलाप हो उससे कर्म प्रभावित हो जाए, तो वह कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्ता यानी कर्ता जो व्यक्ति है उसकी जो क्रिया है, उसकी कुछ गतिविधि है, उस गतिविधि के कारण अगर कर्म प्रभावित हो जाता है तो वहां पर कौन सा चिन्ह हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। जैसे इसमें राम ने मारने का काम किया, किसको, सांप को। राम ने सांप को मारा, तो राम कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, उस क्रिया से क्या हो रहा है, सांप के ऊपर प्रभाव पड़ जा रहा है। किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, सांप के ऊपर प्रभाव पड़ जा रहा है। तो सांप के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है, इस नाते इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा कर्म कारक, यानी कर्म इसमें प्रभावित हो जा रहा है। मोहन ने सांप को मारा। ठीक है, यहां पर कर्म इफेक्टिव हो जा रहा है बच्चों, कर्म जहां पर प्रभावित हो जाए। यही तो लिखा, क्रिया से प्रभावित करने वाला, क्रिया यानी कि कौन, भाई क्रिया कौन करेगा, भाई जो कर्ता होगा ना, तो कर्ता क्रिया को करेगा, और क्रिया से प्रभावित करने वाला, अब क्रिया से क्या, क्रिया से किसको प्रभावित करेगा, कर्म को प्रभावित करेगा। ठीक है, यानी कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा कर्म को प्रभावित कर दे। कर्ता कोई कार्य कर रहा है, उस क्रियाकलाप से कर्म प्रभावित हो जाए। ठीक है, राम बहुत पढ़ाता था। ठीक है, राम अपने भाई को बहुत पढ़ाता था, इस नाते वो अधिकारी बन गया। तो राम जैसे क्या पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं ना, पढ़ा रहे हैं, इस नाते उनका भाई अधिकारी हो गया। तो प्रभाव किस पे पड़ गया, उनके भाई पे पड़ गया ना, तो कर्म हो गया। तो सेंस इस तरह का हो कि किसी एक के कार्य करने से, कर्ता के कार्य करने से कर्म पे प्रभाव पड़ जाए, तो वहां पर कौन सा कारक हो जाएगा बच्चा, क्रिया से कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, इस तरह के वाक्य होंगे। फिर इसके बाद कर्ण कारक होगा। कर्ण कारक में देखते हैं बेटा, तो कर्ण कारक में आपका जो है इसमें से और द्वारा होता है, लेकिन इसके लिए और डिटेल कर लेते हैं। क्रिया का साधन या उपकरण होता है, क्रिया को करने का साधन होता है, ये कर्ण कारक होता है, क्रिया को करने का साधन। यानी कि कोई क्रिया देखिए यहाँ पे क्रिया है किस चीज से संपादित की गई। जैसे यहाँ पर था मोहन ने सांप को मारा, तो किसी चीज से मारा होगा ना, कि हवा से मार दिया।
कोई होगा, जादू तो आता नहीं, जादू से मार दिया, जादू भी होता तो जादू उसमें हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मारा, मारने वाला कोई माध्यम होना चाहिए, तलवार से मारा, चाकू से मारा, ठीक है, गदे से मारा, चक्र से मारा, गोले से मारा, बारूद से मारा, जो भी मारा, ठीक है। तो उस तरह से क्या होना चाहिए, क्रिया का साधन या उपकरण होना चाहिए, क्रिया को करने वाला। तो जैसे कि अर्जुन जो है जो कर्ता हो गए, जयद्रथ को, तो जयद्रथ जी इसमें कर्म हो गए, और फिर मारा, और किससे मारा, बाण से मारा। तो बाण से मारा, तो बाण से जो मारा गया यहाँ पर, जैसे को मारा, जयद्रथ को बाण से मारा, तो यहाँ पर क्या हो गया, बाण भी है, यानी माध्यम भी उपस्थित है वहां पर, ठीक है, के द्वारा, किसके, बाण के द्वारा मारा ना, मैं किसी चीज को किसी के माध्यम, यानी क्रिया के करने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, साधन या उपकरण उपस्थित होना चाहिए, ठीक है। तो साधन और उपकरण उपस्थित है उसमें, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा, तो जयद्रथ को बाण से मारा। अगर यहाँ पर होता अर्जुन ने जो है जयद्रथ को मारा, तो जयद्रथ को मारा तो कौन कर्म कारक हो जाता, अब बाण से मारा इस नाते करण कारक हो जाएगा, ठीक है, के द्वारा, मतलब को जो आपका यहाँ पर सेंस हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए कारक चिन्ह तो बेटा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप से जो दिख रहे हैं ना, ये से किससे मारा, तो से जो कारक चिन्ह दिख रहा है यहाँ पर आपको यह भी कारक चिन्ह दिखाई देगा, को बाण से मारा, तो को नहीं यहाँ पर, यहाँ पे कारक चिन्ह, यहाँ पर सेंस ये है, बाण से मारा, ठीक है, से कारक चिन्ह यहाँ पर है करण में, ठीक है, करण कारक। उम्मीद है आप समझ में आया। यानी क्रिया को जो संपन्न करने वाला जो साधन, कोई उपकरण होगा, उस उपकरण अगर वहां पर यूज किया गया है तो वहां पर कौन सा कारक होगा, करण कारक होगा, से या के द्वारा होता है इसका, ठीक है, ओके। अब संप्रदान होता है, संप्रदान मतलब को के लिए, इसका क्या मतलब है, जिससे क्रिया के उद्देश्य प्रयोजन का बोध हो, जिसके लिए कोई क्रिया संपन्न की जाए, या जिससे कुछ प्रदान किया जाए, ठीक है, जिससे कुछ प्रदान किया जाए, या जिससे क्रिया के उद्देश्य या प्रयोजन का बोध हो, जिससे क्रिया के उद्देश्य या प्रयोजन का बोध हो, तो वहां पर कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होता है को के लिए। जैसे कहने का मतलब आप अपने आप को स्वस्थ होने के लिए क्या दौड़ते हैं, ठीक है, तो मतलब यहां पर क्या कह रहा है, क्रिया, अब आप क्या कर रहे हैं, क्रिया यानी दौड़ने का कार्य कर रहे हैं आप, किसके लिए, स्वस्थ रहने के लिए दौड़ने का कार्य कर रहे हैं ना। तो क्या क्रिया के उद्देश्य का, क्रिया का उद्देश्य क्या है, आप दौड़ते हैं जिससे कि आप फिजिकली फिट रहें, तो यानी दौड़ने का उद्देश्य है ना, एक लक्ष्य है ना आपका, दौड़ने के पीछे कैसे दौड़ रहे हैं, आर्मी में हम भर्ती हो जाएं, किसी फोर्स में हम चले जाएं, फिजिकली फिट रहें, दौड़ने का कोई उद्देश्य है ना। तो जो उद्देश्य है, अगर उद्देश्य या प्रयोजन का बोध हो रहा है सेंटेंस में, दौड़ने का या कूदने का, खेलने का, गाने का उद्देश्य अगर कहीं पता चल रहा है, तो वहां पर कौन सा कारण होगा, संप्रदान कारक होगा, ठीक है। जैसे स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, अब देखो यहां पर स्वास्थ्य है ना, स्वास्थ्य के लिए सूर्य नमस्कार करो, नमस्कार करना जरूरी है, सूर्य नमस्कार करना जरूरी है, क्यों, क्योंकि हमको स्वस्थ रहना है, तो ठीक है। तो सूर्य नमस्कार यानी कि क्रिया जो हमारी है, यानी सूर्य नमस्कार करने की जो क्रिया है, ये एक व्यायाम है ये, तो यह जो क्रिया जो की जा रही है, इसमें क्या हो रहा है, इससे क्रिया करने का जो उद्देश्य है, इससे पता चल रहा है कि आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, स्वास्थ्य फिट रहेगा, तो इस नाते इसमें कौन सा कारक हो गया बच्चों, संप्रदान कारक हो गया, ठीक है, क्लियर। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, गुरु जी को फल दो। अब गुरु जी को फल दो यानी कि फल देने का जो उद्देश्य है, प्रयोजन है, इससे बोध हो रहा है ना कि किसको देने के लिए, गुरु जी की बात कर रहे हैं ना, गुरु जी को फल दो, यानी कि इसका उद्देश्य है, यहाँ पर फल देने का उद्देश्य क्या हो रहा है कि यानी गुरु जी को अपने फल दो, और उसका कुछ मोटिव अपना स्पष्ट हो रहा है कि गुरु जी को देना चाहिए, सम्मान के तौर पे अब देना चाहिए, ठीक है। तो संप्रदान कारक हो जाएगा इसमें। इसी तरह से अपादान कारक है बेटा, अपादान मतलब होता है अलग होने का, यहाँ पर से का सेंस तो होगा लेकिन अलगाव होगा, इससे कि जहाँ अलगाव हो वहाँ ध्रुव या स्थिति में अपादान होता है, अलगाव के अलावे कारण, तुलना, भिन्नता, आरंभ, सीखने आदि का बोध होता है, ठीक है। ये तमाम सारी चीजें जो होती हैं इसमें बोध होती हैं किससे, अलग होने का। जैसे यहाँ पर इसके लिए सीधा इसका अगर समझना आप चाहें तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि जैसे अलगाव हो या ध्रुव या स्थिति में अपादान होता है, इसका मतलब अलगाव ही, आप केवल ध्यान रखिए यहाँ पर अलगाव हो, अलगाव के अलावा कारण, तुलना, भिन्नता, ये ध्यान रखिएगा, आरंभ,
सीखना आदि का भी बोध हो अगर, तो हमेशा जान लीजिएगा कि वहां पर कौन सा कारक होगा, अपादान। मोस्टली इसके सेंटेंस जो मिलते हैं उसका मोटिव ये होता है कि कोई चीज किसी से बिछड़ रही होती है, जैसे पेड़ से आम गिरा, घोड़े से व्यक्ति गिरा, कहीं दूर होने की बात होती है, जहां दूर होने की, जैसे छत से गिरा यानी छत से बिछड़ाव हो रहा है ना, गिरेगा तो छत छूट जाएगा, उससे दूरी उसकी बन जाएगी। तो जहां पर से का सेंस दूर करने के सेंस में हो, बिछड़ाव के सेंस में हो, ठीक है, भिन्नता क्रिएट कर रहा हो, भिन्नता स्पष्ट कर दे, जैसे राम श्याम से भिन्न है या श्याम से अलग हो गया, तो जुड़ होने की बात है, ठीक है। तो यहां पर जब अलगाव की बात करेगा, भिन्नता की बात करेगा, तो वहां पर कौन सा कारक होगा, अपादान कारक, यानी से अगर दूर करने की वजह से कह रहा है बच्चा छत से गिरा, अब क्या देखो छत से गिरा ना, छत से दूर हो गया बच्चा, तो कौन सा है, अपादान कारक है। संगीता घोड़े से गिरी, संगीता जी जो है वो क्या कर रही हैं, घोड़े से गिर रही हैं, तो यहां पे कौन सा कारक हो जाएगा आपका, अपादान कारक हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से आप संबंध कारक की बात करते हैं, ठीक है, ये तो स्पष्ट हो गया। आप संबंध कारक की बात करें, जहां दो पदों का पारस्परिक संबंध बताया जाए, यहां दो पदों के पारस्परिक संबंध बताए जा रहे हैं, जैसे श्याम का घर है, यह श्याम का घर है, यानी कि किसी लोकेशन की बताया जा रहा है, ये घर है, किसका है, श्याम का घर है, तो यहां पर क्या संबंध हो रहा है ना, यह घर किसका है, यह घर श्याम का है, ठीक है। यह घर, ये पेन किसकी है, घनश्याम की पेन है, ठीक है, यह पेन घनश्याम की है, ठीक है। तो जहां पर संबंध स्पष्ट हो जाए कि रिलेशनशिप बन जाए, वहां पर कौन सा कारक होगा, संबंध कारक हो, ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा बच्चों देखेंगे तो अधिकरण कारक, अधिकरण कारक का जो पहचान चिन्ह है वो क्या है, में और पर होता है। इसमें क्या होता है, जब अधिकरण कारक में जो क्रिया के आधार स्थान, समय, अवसर आदि का बोध कराए, किसके, क्रिया के आधार, समय, स्थान अथवा अवसर का जब बोध कराए तो अधिकरण कारक होता है। जैसे भौरा फूल पर मंडरा रहा है, अब भौरा क्या है, ठीक है, भौरा क्या कर रहा है, किसके ऊपर मंडरा रहा है, फूल के ऊपर, किसी के ऊपर की बात हो, ठीक है, में या पर हो, इसके ऊपर की बात हो या में हो, ठीक है, तो वहां पर कौन सा कारक हो जाता है बच्चों, अधिकरण कारक। में या चाय में चीनी है, ठीक है, तो उसके अंदर मतलब चाय मिली हुई है ना चीनी, तो ये सेंस है यहाँ पर। और कोई किसी के ऊपर हो, यानी कि फूल के ऊपर भौरा, फूल के ऊपर मधुमक्खी, किसी के ऊपर हो, ठीक है, छत के ऊपर कुर्सी, तो उसके ऊपर के सेंस में हो, जब पर के सेंस में हो तो वहां पर जैसे फूलों पर भौले मंडरा रहे हैं, यानी उसके ऊपर, में और पर का सेंस जब ऊपर के सेंस में आ जाए तो वहां पर एक क्रिया का आधार बने, यानी कि क्रिया के आधार पर, यानी कि मंडराना जो है वो क्रिया उसके ऊपर मंडरा रही है, तो यहाँ पे सेंस यहाँ पर होगा, ऊपर के सेंस में होगा, में और पर के ऊपर, ठीक है, सेंस में बनेगा तो अधिकरण कारक होगा। संबोधन में तो आप सभी लोग जानते हैं, किसी को पुकारने के जब संबोधन हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमेशा संबोधन कारक, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आपको होगी। अरे भैया क्यों रो रहे हो, तो यहाँ इनकी संबोधित किया जा रहा है, उनको पूछा जा रहा है उनसे, ठीक है, तो संबंध कारक हो जाएगा। ये तो आपके डिटेल थे जो कि करण कारक, मतलब जो है हम लोगों ने कारकों के बारे में देखा, जो 8 प्रकार के हमारे कारक होते हैं, इन कारकों के बारे में, कारक चिन्हों को क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने देखा। इसका सेंटेंस में कैसे उपयोग होता है यह भी हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। अब बहुत सारे सेंटेंस हम लोग लेंगे, जब एक्सरसाइज वीडियो करेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअल में इसमें कौन सा जो रूल्स हम लोगों ने सीखा है आज, इस रूल को वहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। आप लोग प्रयास करिएगा, जो गत वर्ष परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको उठाइएगा और उनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि क्या वो क्वेश्चन आपके कितने हद तक सॉल्व हो पाते हैं। और निश्चित तौर से अब आसान हो गया होगा, आपको आसानी हो गई होगी, जो आप लोगों ने डिटेल समझ लिया कि किस कारक का चिन्ह के अलावा कि इनकी जो पहचान है, इनकी क्या विशेषता है, इस विशेषता के आधार पर अगर आप क्लासिफिकेशन करेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप लोग इससे काफ़ी इन्जॉय किए होंगे और आपको आगे चल करके एग्ज़ाम में बहुत सारी सहायता आपके लिए उपलब्ध करा पाएगा, ऐसी आशा मैं आप लोगों से करता हूँ। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।